सो वेलकम स्टूडेंट्स। आज के आज हमारा दूसरा चैप्टर बिजनेस स्टडीज का है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इंग्लिश में ऑलरेडी चैप्टर बना चुके हैं, अपलोड भी हो गया है यूट्यूब पर। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी दिया हुआ है, ये हिंदी में है ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ सके सारे स्टूडेंट्स को। सो हमारा आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर 2 बिजनेस स्टडीज का है, क्लास 12 के लिए। वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। प्रिंसिपल्स एक्चुअली हैं क्या? प्रिंसिपल्स रूल्स नहीं है, वो एक जनरल गाइडलाइंस है मैनेजर्स के लिए, ताकि वो अच्छी तरह से काम कर सकें और ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चला सकें, ताकि उनका ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर तरीके से ग्रो करे, मैनेज हो सके, मेंटेन हो सके। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया गया था हेनरी फ्योल के द्वारा, जो कि एक फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट थे। हेनरी फ्योल फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट थे, जो कि जिन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया, और उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे। हेनरी फ्योल के अलावा एफ.डब्ल्यू. टेलर ने भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया है, लेकिन उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया है। दोनों में डिफरेंस है। हेनरी फ्योल ने प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट दिया है, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं हम, और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया है। एफ.डब्ल्यू. टेलर अमेरिकन इंजीनियर थे, उन्होंने 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं, उनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ द मैनेजर। ये एक तरह की गाइडलाइंस होती है मैनेजर के लिए, ताकि उसको हेल्प कर सके उनके डिसीजन मेकिंग में और उनके बिहेवियर में, ताकि वो किस तरह से एम्प्लॉयज के साथ, अपने वर्कर्स के साथ बिहेव करते हैं, या जो भी मतलब डिसीजंस बनाते हैं उसमें उनको हेल्प करता है। ये एक तरह का गाइडलाइंस है। डेफिनेशन जो दिया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, वो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ऑफ यूनिवर्सल नेचर एंड अप्लाई टू एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी वो यूनिवर्सल है नेचर में, हर जगह उपयोग होता है, और ये हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होता है, लगाया जा सकता है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो ओवरऑल है वो मैनेजमेंट के लिए है, ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर गिवन बाय हेनरी फ्योल, जो कि ऑलरेडी पहले बताया है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्योल के द्वारा दिया गया है। हेनरी फ्योल के बारे में कुछ जान लेते हैं। हेनरी फ्योल was a French management theorist। वो एक फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट थे। फ्योल was first to identify 4 functions of management। आप सबने जैसे कि पहले चैप्टर में पढ़ा था कि 5 functions of management होते हैं, लेकिन हेनरी फ्योल ने सिर्फ 4 ही functions of management को आइडेंटिफाई किया था, जो कि है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। स्टाफिंग हेनरी फ्योल ने आइडेंटिफाई नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ 4 फंक्शंस, 4 ही फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई किया था। हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दी है, इसीलिए हेनरी फ्योल को फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। तो ये थे इनके बारे, हेनरी फ्योल के बारे में। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये मैंने यहाँ पे ऐड किया है ताकि दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन हो सके, दोनों के बीच का फर्क पता चल सके। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का पूरा फोकस सिर्फ प्रोडक्शन की तरफ होता है, ताकि अच्छी तरह से प्रोडक्शन हो सके ऑर्गेनाइजेशन में। वो कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को नहीं देखते हैं, जैसा कि हेनरी फ्योल में था। ये एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा दिए गया है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। It refers to the management which thinks that by scientifically work, it would be possible to find one best way to do it। यानी ये साइंटिफिक तरीके से किसी भी काम को, प्रोडक्शन को बेस्ट वे ढूंढते हैं, एक बेस्ट तरीका जिसके द्वारा उसको किया जा सके। डेफिनेशन क्या है इसकी? साइंटिफिक मैनेजमेंट अटेम्प्ट्स टू एलिमिनेट वेस्ट टू इंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। यानी ये साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है पूरी तरह से वेस्ट को एलिमिनेट करता है, हटाता है, ताकि मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सके, वो भी मिनिमम कॉस्ट पे, कम से कम कॉस्ट खर्च करके। यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट साइंटिफिकली है, लॉजिकली है, वो पूरी तरह से फोकस करता है सिर्फ प्रोडक्शन की तरफ। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर गिवन बाय फ्रेडरिक विंसलो टेलर।
जो कि इनका फुल नेम है, जिनको हम एफ.डब्ल्यू. टेलर के नाम से जानते हैं। एफ.डब्ल्यू. टेलर वाज एन अमेरिकन इंजीनियर। He has given 4 principles of scientific management. He was known as father of scientific management. वो father of scientific management कहलाते हैं, और इन्होंने सिर्फ 4 प्रिंसिपल ही दिए थे। उम्मीद है इतना पढ़ने से आपको दोनों, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट और प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा दिया गया है, उम्मीद है दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। हम आगे चलते हैं। नेचर फीचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेचर फीचर्स क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हेनरी फ्योल के द्वारा दिए गए हैं, हम उसके बारे में जानते हैं। पहला फीचर जो है इसका वो ये है कि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, यानी हर जगह अप्लाई होता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात हो रही है, हेनरी फ्योल ने जो 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं उसके बारे में बात हो रही है। वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, हर जगह इस्तेमाल होता है। दूसरा, जनरल गाइडलाइंस, ये एक तरह की जनरल गाइडलाइंस है मैनेजर्स के लिए, ताकि वो किस तरह से अपना डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, वो किस तरह से अपना बिहेवियर रख सकते हैं एम्प्लॉयज के प्रति, कैसे वो काम करा सकते हैं। थर्ड, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक दिन में नहीं बने थे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन करके ही बने हैं। हेनरी फ्योल ने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ अपने कह सकते हैं जनरल गाइडलाइंस बना करके उन्होंने अप्लाई किया था अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में। कुछ सक्सेसफुल हुए, कुछ फ्लॉप हुए। जो सक्सेसफुल, जहां से सेम रिजल्ट कई ऑर्गेनाइजेशन से इनको मिला हेनरी फ्योल को, तो उन्होंने उनको फॉर्म करा और उनको डिक्लेयर कर दिया प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही हेनरी फ्योल ने ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाए हैं। फोर्थ पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी की अगर बात करें, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट काफी फ्लेक्सिबल होते हैं, एनवायरनमेंट के हिसाब से उनको अप्लाई किया जा सकता है और किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट, मेनली बिहेवियरल मींस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बिहेवियर के लिए काम करते हैं। बिहेवियर मेनली बिहेवियरल हैं, क्योंकि ह्यूमंस पे अप्लाई होते हैं। गाइडलाइन से ह्यूमंस के लिए बिहेवियर उनका कैसा है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो ये मेनली बिहेवियरल होते हैं प्रिंसिपल्स। और जैसा कि फ्लेक्सिबिलिटी में देख चुके हैं हम कि इन्वायरमेंट के हिसाब से वो उनको चेंज वगैरह किया जा सकता है। सिक्स्थ पॉइंट है रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। कॉज और इफेक्ट के बीच का रिलेशन। कॉज और इफेक्ट क्या होते हैं? कॉज मतलब किसी भी, अगर हम कुछ एज अ मैनेजर कुछ कर रहे हैं तो उसका कारण क्या है और उसका क्या इफेक्ट होगा, ये चीज हमेशा एक मैनेजर को कोई भी डिसीजन बनाने से पहले अपने दिमाग में रखना चाहिए। तो कॉज एंड इफेक्ट दोनों ही दिमाग में रखने होते हैं एक मैनेजर को, जो कि ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट उनको सिखाता है। जो सेवेंथ पॉइंट है कंटिंजेंट, यानी कि वो हर जगह हर लेवल पे अप्लाइड होता है, हर जगह इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है और यूनिवर्सली अडेप्टेबल है। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्योल के द्वारा जो दिए गए थे, उसके सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस भी कह सकते हैं, क्यों जरूरी है। हेनरी फ्योल ने जो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए वो क्यों जरूरी है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बिकॉज इट प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट, हाँ ये एक तरह का यूजफुल इंसाइट प्रोवाइड करता है मैनेजर को, ताकि वो आगे का सोच सके, आगे का देख सके, चीजें समझ सके कि वो कौन सा एक्शन लेगा तो उससे क्या हो सकता है। सेकेंड पॉइंट अगर बात करें, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें ये कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर को सिखाता है कि किस तरह से, ये एक तरह की गाइडलाइंस है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वो एक मैनेजर को बताता है कि किस तरह से मतलब ऑप्टिमम, पूरी तरह से, पूर्ण तरह से यूटिलाइज किया जा सके, यूज किया जा सके रिसोर्सेस को, और अच्छे से अच्छा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन करा जा सके, चलाया जा सके। थर्ड पॉइंट है साइंटिफिक मैनेजमेंट। यहाँ लॉजिकली और साइंटिफिकली चीजों को कैसे प्रॉपर ऑन टाइम मैनेज किया जा सके, ये भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ही सिखाते हैं। मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स, हाँ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इसलिए भी जरूरी है ताकि चेंजिंग इन्वायरमेंट के हिसाब से बदलाव लाए जा सके अपने काम करने के तरीकों में, ये मैनेजर को सिखाता है। फिफ्थ पॉइंट है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फोर्स करते हैं मैनेजर को कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी फुलफिल करे, उनको ऐसे ही ना छोड़ दे। सिक्स्थ पॉइंट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर को प्रोवाइड कराते हैं, गाइड करते हैं, मतलब उनको लिए गाइडलाइंस हैं तो उनको सिखाते हैं कैसे काम करना है, किस तरह से। ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च भी प्रोवाइड कराते हैं।
तो ये सारे इंपॉर्टेंस है प्रिंसिपल मैनेजमेंट के, सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है कौन कौन से। हाँ, अब हम बात करेंगे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो कि दिए हुए हैं हेनरी फ्योल के द्वारा। पहला प्रिंसिपल जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क मींस काम को बांट लेना। का एक मैनेजर अच्छा मैनेजर तभी होगा जब वो एक ही पे सारा काम न लोड लोड दे करके काम को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग लोगों में बराबर बांट दे। तो डिवीजन ऑफ वर्क, ये है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। सेकेंड जो प्रिंसिपल है वो है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी मतलब किसी को थोड़ा सा, कंप्लीट नहीं लेकिन कुछ पावर देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ। तो ऑथोरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ऑथोरिटी जरूरी है। अगर आप क्लास के मॉनिटर हैं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि क्लास को आपको साइलेंट रखना है, लेकिन आपको कोई ऑथोरिटी नहीं है, आप कोई एक्शन नहीं ले सकते, तो क्या आपकी बात मानेंगे सर? नहीं। लेकिन अगर आपको ऑथोरिटी दी जाती है कि आप किसी के नेम्स जो शोर मचा रहे बच्चे उनकी बोर्ड्स पे लिख सकते हैं, बाद में टीचर उनको पनिश करेंगे या उनको समझाएंगे, तो अगर आपको ये अथॉरिटी दी जाती है तो आपकी बात सब सुनेंगे और उस चीज को समझेंगे। तो अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटी भी जरूरी है। और अगर अथॉरिटी किसी को है तो वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो अपने जो भी उसको अथॉरिटी मिली है, थोड़ा सा पावर मिला है, उसका गलत यूज ना करे। ठीक है। तो थर्ड पॉइंट हम जो डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वो है डिसिप्लिन। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है उसके डिसिप्लिन की वजह से। वहां पे समय से काम होता है, प्रॉपर तरीके से काम होता है, एम्प्लॉयज प्रॉपर डिसिप्लिन में है, तो ये भी मैनेज मेंटेन करना काम है एक मैनेजर का। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस। यूनिटी ऑफ कमांड मींस एक ही बॉस होना चाहिए जो कमांड दे। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में दो तीन बॉस हैं और दो तीन ही बॉस अलग अलग कमांड्स दे रहे हैं तो एम्प्लॉयज कंफ्यूज हो जाएंगे और क्योस क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी ऑफ कमांड होना जरूरी है ताकि एक ही बॉस हो, एक ही इंस्ट्रक्शन दे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है एक ही गोल होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में सब मिलके काम करें। ये फिक्स करना मैनेजर की ड्यूटी होती है ताकि वो सबको एक गोल बता दे कि हमें ये टारगेट अचीव करना है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी एम्प्लॉयज अगर है, उनको 4-5 टारगेट्स दे देते हैं एक ही समय पे, एक ही साथ दे देते हैं और बोलते हैं एक ही समय पे खत्म करना है, तो वहां पे काम कराना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और एम्प्लॉयज कंफ्यूज होंगे, क्योस क्रिएट होगा। इसीलिए वहाँ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक मैनेजर को ये फिक्स करना चाहिए कि उसको पहले कौन सा काम कराना है। तो एक एम, एक गोल अगर वो पहले ही आइडेंटिफाई करके उनको बता देगा तो आसानी से काम अच्छे से हो सकता है। तो इसको कहते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सिक्स्थ प्रिंसिपल जो है वो है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट यानी हर एम्प्लॉय जो काम करने आता है उसकी जरूरतें अलग अलग होती है, हर किसी की अपनी जरूरत होती है। तो यहाँ मैनेजर का जॉब होता है कि वो सभी इंडिविजुअल्स के अलग अलग इंटरेस्ट को एक करके उनको डाइवर्ट कर दे एक जनरल इंटरेस्ट की तरफ, यानी ऑर्गेनाइजेशन की गोल की तरफ। जैसे अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट मिला है 2000 चेयर्स कंप्लीट करके बना के देनी है एक हफ्ते के अंदर, तो अगर सभी लोग करते हैं मिल अपना अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट को साइड में रख के अगर वो जनरल इंटरेस्ट की तरफ ध्यान देते हैं और 2000 चेयर बना करके एक हफ्ते में दे भी देते हैं, तो कंपनी को उसका मतलब जो भी इनकम होगी फिर उसी से इन सबको इनकी सैलरीज वेजेस जो भी है मिलेंगे, फिर ऑटोमेटिकली इनकी जो भी जरूरतें हैं उसी से ही तो पूरी होंगी। तो ये काम सुनिश्चित करना भी मैनेजर का काम होता है। सेवेंथ पॉइंट है रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज। रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज मींस सारे एम्प्लॉयज को समय से और सही वेजेस या सैलरीज जो भी उनके हैं, तनख्वाह या जो भी उनके दिन का रहता है, उनका समय से पेमेंट कर देना एम्प्लॉयज का और वर्कर्स का। एट्थ पॉइंट सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सारी चीजें अपने कंट्रोल में रखना। अगर एज अ मैनेजर
हमें लगता है कि कहीं किसी डिपार्टमेंट में सही से काम नहीं होता, तो हम सारे डिपार्टमेंट्स को अपने अंडर में रखेंगे और सारी रिपोर्टिंग डायरेक्ट लेंगे हर डिपार्टमेंट से। लेकिन कभी कभी मैनेजर्स ओवरबर्डेंड होते हैं, तो वहाँ डिसेंट्रलाइजेशन भी कर दिया जा सकता है, यानी वो कि हर डिपार्टमेंट में अलग अलग हेड्स को अपॉइंट कर सकता है और उनको ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है कि आप अपने अपने डिपार्टमेंट्स को देखें, वहाँ जो भी कमियां हैं और जो भी काम करने का तरीका है उस पर हैंडल करें और रिपोर्ट सबमिट करें। तो यहाँ पे पूरा प्रेशर मैनेजर पे, एक पर्सन पे नहीं आएगा, वहाँ डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। उम्मीद है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब होता है लेवल के थ्रू, यानी हर ऑर्गेनाइजेशन में हिरार्की होती है। हिरार्की का मतलब जैसे कि स्कूल में आपके अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्टूडेंट होते हैं, उसके ऊपर क्लास टीचर्स होते हैं, उसके ऊपर कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, फिर वाइस प्रिंसिपल्स होते हैं, वाइस प्रिंसिपल्स के ऊपर प्रिंसिपल्स होते हैं। तो ये होता है हिरार्की। अगर किसी स्टूडेंट को अगर प्रिंसिपल से बात करना है, कोई मैसेज देना है, एप्लीकेशन देनी है, तो वो अपने क्लास टीचर को देगा, क्लास टीचर कोऑर्डिनेटर को, वाइस प्रिंसिपल को, फिर प्रिंसिपल के यहाँ जाएगा। तो ये होता है हिरार्की। और इसको ही स्केलर चेन में हम कह सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हिरार्की होती है और इसी को फॉलो करना होता है। लोअर लेवल में कोई अगर है लाइक एम्प्लॉय, तो वो डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर सकता, एक सिस्टम के साथ ही कांटेक्ट करना होता। और अगर टॉप लेवल के बॉस को अगर कोई गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शंस देने होंगे, तो वो भी एक हिरार्की के हिसाब से ही देगा, डायरेक्टली वो वर्कर्स को एम्प्लॉयज से जाके बात नहीं करेगा। तो ये होता है स्केलर चेन, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिटी ऑफ सॉरी प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब यहाँ ऑर्डर जो हम समझते हैं वो नहीं है। ऑर्डर का मतलब है प्लेस, हर चीज का सही जगह पहले से फिक्स होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें किसी अगर ऑर्गेनाइजेशन में, आगे कहीं पे अगर हम बात करें, रॉ मटेरियल आता है, उसको कोई जगह नहीं है, कहीं भी उसको रख दिया जाता है। तो अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कोई आता है, उसको रॉ मटेरियल चाहिए, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में घूमता रहेगा रॉ मटेरियल के लिए ढूंढने के लिए, और उसको एग्जैक्ट प्लेस नहीं पता होगी, जगह नहीं होगी, कभी कहीं रखा जाता है, कभी कहीं रखा जाता है, तो उसको दिक्कत होगी, समय भी वेस्ट होगा। लेकिन अगर वहाँ एक स्टोर रूम या ऐसा कोई रूम होता है, रॉ मटेरियल रूम एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ये पता होगा कि इस रूम में ही रॉ मटेरियल्स रखे जाते हैं, तो वो आसानी से वहां जाएगा, अपना सामान लेगा जो चाहिए उसको, और अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा। वहां पे उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान नहीं होगा। तो उसी तरह हमारे स्कूल्स की अगर बात करें, प्रिंसिपल्स का, वाइस प्रिंसिपल्स का अलग अलग रूम्स ऑलरेडी अलॉटेड होते हैं। अगर हमको उनसे मिलना है, बात करनी है, एप्लीकेशन देनी, तो हम डायरेक्टली अगर जाते हैं, कुछ काम है हमें, या हम रिसेप्शन की बात करें, काउंटर्स की बात करें, डिफरेंट होते हैं स्कूल्स में, तो हर हर किसी की प्लेस फिक्स्ड है। इसी को कहते हैं ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। तो प्लेस फिक्स होना जरूरी है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में यही कहा जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 11, जो कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी से समझ में आता है इक्वालिटी, यानी एक मैनेजर को हर एम्प्लॉयज में इक्वालिटी रखनी चाहिए, किसी में डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं करना चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 12, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। पर्सनल का मतलब है यहाँ पे वर्कर, पर्सन। स्टेबिलिटी का मतलब है उनके रोकना, उनका ठहराव। अगर किसी फैक्ट्री में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स आते हैं, चले जाते हैं रिजाइन करके, फिर दूसरे वर्कर आते हैं, फिर जॉब छोड़ के चले जाते हैं, तो कंपनी को नए नए लोगों को लाने के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए फिर से पूरा प्रोसेस करना होगा, और उसमें खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस लगते हैं, जो कि कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। तो एक ये जो प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, यानी किसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज को, अपने वर्कर्स को स्टेबल कर सके, ताकि जिनको उन्होंने इतने साल से सिखाया, काम सिखाया, उनको बताया, जो जुड़े हुए थे, वो कंटिन्यू अगर बने रहते हैं, तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन का ही फायदा होता है। और अगर रोज लोग आते रहेंगे, सीखते रहेंगे, फिर जॉब छोड़ के जाते रहेंगे, फिर आपको नए लोगों को अपॉइंट करना होता है, फिर उनको सिखाना होता है, इसमें बहुत पैसा वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट होता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, तो ये भी एक प्रिंसिपल है। नेक्स्ट बात करते हैं 13th प्रिंसिपल, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मींस वर्कर्स को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए, और लेते हैं। अगर उनको कुछ, अगर वो कुछ आइडिया देते हैं, तो या कोई सजेशन देते हैं, तो एज अ मैनेजर आपको वो उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना चाहिए।
आपको उस पर सोचना चाहिए, काम करना चाहिए। आप डायरेक्टली एम्प्लॉयज को मना नहीं करें, इससे इनिशिएटिव वाली जो उनकी फीलिंग है, कनेक्ट बॉन्डिंग जो है कंपनी के साथ है, कहीं ना कहीं उसमें ब्रेक आ जाएगा। तो इनिशिएटिव मीन्स अगर वो इनिशिएटिव लेते हैं, कुछ काम में जुड़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको बढ़ने देना चाहिए। ये भी एक प्रिंसिपल है जो कि एक मैनेजर को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट जो लास्ट प्रिंसिपल है दैट इज स्पिरिट डे कॉर्प्स। यहाँ बात होती है टीम स्पिरिट की। एक मैनेजर को अपने ऑर्गेनाइजेशन में टीम स्पिरिट बना के रखना चाहिए ताकि सब वर्कर्स एक टीम की तरह मिलजुल के एक साथ काम कर सकें, आपस में भेदभाव न रखें, मिलजुल के एक साथ काम करें। तो ये थे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हेनरी फ्योल के द्वारा दिया गया था। उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं अभी। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन में एक जो एडिशनल टॉपिक अलग से दिया हुआ था वो था गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक होता क्या है, उसको हम कैसे काम करा जान सकते हैं, इसको जरा यहाँ देखते हैं। गैंग प्लैंक की बात करें, ये प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन में दिया होता है। जैसा कि मैंने हिरार्की के बारे में बताया था, सपोज यहाँ पे ए जो है बॉस है, और यहाँ पे दो डिपार्टमेंट्स है। अगर ए बी डी एफ अगर सेल्स डिपार्टमेंट है, तो ए सी ई जी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, अगर ऐसे मान के चलते हैं। तो अगर एफ को, और ये एफ और जी दोनों एक लेवल के मैनेजर हैं, डी और ई एक लेवल के मैनेजर हैं, बी और सी एक लेवल के मैनेजर हैं अगर, और अगर एफ को कोई इंफॉर्मेशन जी को देना है, जरूरी इंफॉर्मेशन दूसरे डिपार्टमेंट को, तो एफ अपनी इंफॉर्मेशन डी को देगा, डी बी को देगा, बी ए को देगा, फिर ए सी को देगा, सी ई को देगा, ई जी को देगा। लेकिन इसमें बहुत समय लग सकता है, 2-3 दिनों का या 3-4 दिनों का। अगर बॉस सबका ए है तो इसमें समय लग सकता है। फिर ए ये जी रिपोर्ट करेगा, इसको जवाब देगा, फिर इसको ये जवाब देगा, फिर ए बी को, तब जाके बात यहाँ तक पहुंचेगी, तब वापस उसको रिस्पॉन्स मिलेगा ई एफ को अपने सवाल का, उसमें भी समय लग सकता है। तो इन कंडीशन ऑफ इमरजेंसी, जब बहुत जरूरी होता है, जब इमरजेंसी होती है, तब एक लेवल का मैनेजर अपने बराबर वाले लेवल ऑफ मैनेजर, भले वो दूसरे डिपार्टमेंट में हो, उसके साथ बात कर सकता है डायरेक्टली। इसी को कहते हैं गैंग प्लैंक। यानी इमरजेंसी कंडीशन में जब बहुत जरूरी काम हो और 3-4 दिन का रुक नहीं सकते, तो उस कंडीशन में वो अपने बराबर वाले मैनेजर के साथ, दूसरे डिपार्टमेंट के बराबर वाले मैनेजर के साथ डायरेक्टली बात कर सकता है, उसको कहते हैं गैंग प्लैंक। लेकिन एक मैनेजर अपने नीचे वाले लेवल के मैनेजर के साथ बात नहीं कर सकता। जैसे कि यहाँ बी है, वो ई के साथ बात नहीं कर सकता, उसी तरह नीचे वाला मैनेजर लाइक ई है, बी के साथ, अपने ऊपर वाले लेवल के साथ नहीं बात कर सकता। अपने बराबर वाले लेवल के साथ बात करेंगे, उसको गैंग प्लैंक कहते हैं। उसी तरह डी अगर ई से बात करे तो गैंग प्लैंक होगा, बी अगर सी से बात करे तो गैंग प्लैंक होगा। उम्मीद है गैंग प्लैंक समझ में आया आपको। हम और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट खत्म हो गया, जो कि हेनरी फ्योल के द्वारा दिया गया था। अब हम यहाँ बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। यहाँ पे आता है सिस्टमेटिक अप्रोच। फीचर्स क्या क्या है? पहला तो सिस्टमेटिक अप्रोच होता है, क्योंकि इनका पूरा फोकस प्रोडक्शन पे है, तो ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच लगाते हैं, ये सिखाता है। ब्रिंग्स कंप्लीट मेंटल चेंज, यानी पूरी तरह से एक मेंटल पीस और चेंज लाता है, जो कि सिखाता है कि कैसे लॉजिकली हम काम या प्रोडक्शन पे फोकस कर सकते हैं। डिस्कार्ड ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, ये पुराने तरीकों, तौर तरीकों को डिस्कार्ड कर देता है, हटा देता है, और नए तरीके जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से है उससे काम कराता है। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ये रिक्वायर्ड करता है स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स। यहाँ ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल जरूरी है ताकि उसको नए तरीकों से अप्लाई किया जा सके प्रोडक्शन में। ये इम्प्रूव करता है एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर, वर्करों की जो काम करने की क्षमता है उसको इम्प्रूव करता है, बढ़ाता है उनकी एफिशिएंसी को। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो प्रिंसिपल्स हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के, जो कि केवल 4 हैं, और ये दिए गए थे F.W. टेलर के द्वारा। यहाँ जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो कहता है साइंस है, रूल ऑफ थंब नहीं है। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट साइंस है, इसमें लॉजिक्स है, एक्सपेरिमेंटेशन के द्वारा बनाया गया है, ये एक तरह का साइंस है।
लेकिन ये रूल ऑफ थंब नहीं है। जैसे कि साइंस की चीजों को हम पढ़ चुके हैं, उसमें ये था कि जो चीज कई साल पहले बताई गई थी वो आज भी वैसी की वैसी है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। लेकिन ऐसा मैनेजमेंट में नहीं होता है, क्योंकि साइंस में जो हम अप्लाई करते थे चीजें 20 साल पहले भी, आज भी वैसा ही होता है। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता है। मैनेजमेंट में चीजें समय के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से बदलते हैं। उस समय कुछ और ही था, 20 साल पहले ऑर्गेनाइजेशंस का काम करने का तरीका आज अलग है। तो यहाँ पे यही कह रहा है, ये साइंस है बट रूल ऑफ थंब नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी मतलब मिलजुल के काम करना, एक साथ वर्कर्स को चाहिए, आपस में डिस्प्यूट, झगड़ा चाहे मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में भी नहीं होना चाहिए। थर्ड जो है वो है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। यहाँ कॉपरेशन की बात हो रही है ताकि मिलजुल के सब काम कर सके, अपना अलग अलग डिपार्टमेंट एक साथ ही काम कंप्लीट कर सके, अपना इंडिविजुअलिज्म ना करें। यानी ये नहीं कि अपना डिपार्टमेंट का काम खत्म कर लिया, उन्होंने शो कर दिया कि हाँ हमारा काम हो गया, तो उससे कंपनी को अचीवमेंट नहीं होगा, कंपनी का गोल अचीव नहीं हुआ। तो वहां पे कॉपरेशन चाहिए। अगर एक डिपार्टमेंट का काम खत्म हो गया तो वो दूसरे डिपार्टमेंट की हेल्प कर सकता है। फोर्थ प्रिंसिपल की अगर बात करें, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज एंड हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, यानी हर किसी के डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए एक मैनेजर को। तो ये 4 प्रिंसिपल जो कि FW टेलर के द्वारा दिए गए हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट के हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। पहला यहाँ पे आ जाता है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप क्या है और कैसे काम करता है? फंक्शनल फोरमैनशिप की अगर बात करेंगे यहाँ पे हम, तो यहाँ पे जो डेफिनेशन दी हुई है वो है, इट रिफर्स टू दैट टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट व्हिच मेक्स पॉसिबल द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। यानी इस प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन को पूरी तरह कंप्लीट, अगर कोई स्पेशल है, स्पेशलाइज्ड है किसी काम में, कोई अगर किसी एक चीज में स्पेशलाइज्ड है, तो वो उसको उसका पूरी तरह से कंप्लीट कराना, मतलब पूरी तरह यूटिलाइजेशन करे उस स्पेशलाइजेशन का। सेकंड जो टेक्निक है वो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क यानी कोई भी काम का तरीका होता है, या जो काम होता है स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है, और उस स्टैंडर्ड यानी क्वालिटी उस तरीकों को, और जो काम है उसकी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क होता है वहाँ पे। थर्ड है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन यानी आसान से आसान तरीका सिलेक्ट किया जाता है काम करने के लिए, ताकि किसी भी काम को इजीली खत्म किया जा सके, कॉम्प्लिकेट ना किया जाए। फोर्थ अगर बात करते हैं, वहां मेथड ऑफ स्टडी आ जाता है। मेथड ऑफ स्टडी यानी बेस्ट और इजी वे ऑफ स्टडी, जो सूट करे उस टास्क को, उसके लिए सिलेक्ट करना मेथड ऑफ स्टडी कहलाता है। मोशन ऑफ स्टडी मींस किस मूवमेंट, कैसा मूवमेंट चाहिए किसी टास्क को कंप्लीट करने में, मिनिमम मूवमेंट्स हो, उसको हम यहाँ बात करेंगे। जो कि बुक में दिया हुआ है ये है, इट रिफर्स टू अ टेक्निक टू स्टडी द मूवमेंट दोज आर नेसेसरी फॉर डूइंग अ वेल डिफाइंड जॉब और वर्क। यानी जो पहले से डिफाइंड जॉब और वर्क है उसको, उसके लिए नेसेसरी मूवमेंट्स जो है उसके लिए यहाँ पे बता रहे हैं, उसकी स्टडी करना। टाइम स्टडी मींस किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम होना चाहिए, ऑलरेडी प्री डिफाइंड फिक्स्ड होना चाहिए। फैटिग स्टडी में टाइम के साथ साथ फिक्स फ्रीक्वेंसी की भी बात होती है, किस समय में कितने इंटरवल पे काम खत्म करना है, और काम का क्या होना चाहिए, कितने समय में खत्म होना चाहिए, क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए एम्प्लॉइज की, ये बताता है फैटिग स्टडी में। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में बताया जाता है कि इनएफिशिएंट और एफिशिएंट एम्प्लॉयज में थोड़ा आइडेंटिफाई करना और उनको उनके अकॉर्डिंगली वेज पे करना, ताकि उनको मोटिवेशन मिल सके जो एफिशिएंट है, जो अच्छे से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेंटल रिवोल्यूशन की। मेंटल रिवोल्यूशन इसलिए है ताकि एम्प्लॉयज जो भी मैनेजमेंट है उनके बीच में किस तरह का डिस्प्यूट ना हो, और सब मिलजुल के, चाहे मैनेजमेंट हो चाहे वर्कर्स हो, मिलजुल के काम कर सके। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सिमिलैरिटीज बिटवीन प्रिंसिपल ऑफ फेयल एंड टेलर। पहली बात, अगर यहाँ पे कॉमन सिमिलैरिटी की बात की जाए, दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ही सॉल्यूशन टू द मैनेजरियल प्रॉब्लम, यानी मैनेजर्स की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देते हैं। दूसरा है दोनों ही स्ट्रेस करते हैं प्रैक्टिस एस्पेक्ट, यानी जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेटर आगे रिजल्ट मिल सकता है। तीसरा हम बात करेंगे स्ट्रेस ऑन गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस।
हाँ, दोनों ही प्रिंसिपल गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन पे स्ट्रेस करते हैं, फोकस करते हैं। दोनों का टारगेट एक ही है कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस अच्छे हो, वर्किंग अच्छी हो ऑर्गेनाइजेशंस की। तो ये थे 3 सिमिलैरिटीज जो दोनों के बीच में है। अगर आपसे पूछा जाता है तो आप ये 3 सिमिलैरिटीज लिखेंगे फेयल और टेलर की, उन दोनों के प्रिंसिपल्स की। अगर डिफरेंस की बात की जाए दोनों में क्या फर्क है, पहला तो यहाँ पर्सपेक्टिव की बात आ जाती है। पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखें अगर, तो फ्यूल के प्रिंसिपल्स जो हैं वो रिलेटेड हैं हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के। क्यों? क्योंकि वहाँ हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात होती है, वहां पे बात होती है कंप्लीट उसकी कह सकते हैं पूरी कंप्लीट मैनेजमेंट की। लेकिन अगर टेलर की बात करें तो टेलर सिर्फ प्रोडक्शन एक्टिविटीज पे रिलेटेड टू फैक्ट्री एरिया से ही बस बात करते हैं, यानी एक डिपार्टमेंट को ही वो लेके चल रहे हैं। जबकि फेल जो है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन, पूरा मैनेजमेंट को लेके चल रहे हैं। तो ये दोनों में फर्क है पर्सपेक्टिव। यानी फेल पूरी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट की बात करते हैं, जबकि टेलर सिर्फ प्रोडक्शन एंड फैक्ट्री वर्क की बात करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो फ्यूल के जो प्रिंसिपल्स हैं उसके अकॉर्डिंग वहाँ जरूरी है। ऑलरेडी आपने देखा होगा फ्यूल के प्रिंसिपल्स में से एक था भी यूनिटी ऑफ कमांड, और टेलर के प्रिंसिपल्स में ये रिक्वायर्ड नहीं है, वहाँ जरूरी नहीं है, ये उनके में नहीं दिया हुआ है, वहाँ वायलेटेड है ये। एप्लीकेबिलिटी की अगर बात करेंगे तो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है फ्यूल के प्रिंसिपल्स, लेकिन टेलर के प्रिंसिपल्स हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, वो सिर्फ स्पेसिफिक स्पेशल सिचुएशंस में ही अप्लाई होते हैं टेलर्स के प्रिंसिपल्स। तो ये दोनों में फर्क है। बेसिस ऑफ फॉर्मेशन की बात करें तो फ्यूल के प्रिंसिपल जैसे कि पहले ही बता दिया गया है कि पर्सनल एक्सपीरियंस फ्रॉम यूनिवर्सल ट्रुथ के थ्रू, यानी पर्सनल एक्सपीरियंसेस के थ्रू, जो कि हेनरी फ्यूल ने ऑब्जर्व किया था उसके थ्रू फॉर्मेशन हुआ था। लेकिन टेलर की अगर बात करें तो एस्टैब्लिश प्रिंसिपल साइंटिफिकली मैनेज बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इनका भी था, लेकिन ये प्रिंसिपल साइंटिफिकली मैनेजमेंट के थ्रू थे। फोकस की बात करें अगर, तो फेवल के प्रिंसिपल का पूरा फोकस एडमिनिस्ट्रेशन पे है, जबकि टेलर का फोकस, टेलर्स के प्रिंसिपल के फोकस सिर्फ प्रोडक्शन पे है। यानी फ्यूल के प्रिंसिपल्स पूरे एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस पूरे पे फोकस करते हैं, जबकि टेलर सिर्फ प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन पे। पर्सनालिटी की बात किया जाए तो फ्यूल के प्रिंसिपल्स प्रोफेशनल है मैनेजमेंट मैनेजर कोर्स के लिए, जबकि टेलर के प्रिंसिपल्स जो है वो साइंटिफिक हैं। एक्सप्रेशंस की बात की जाए, जो लास्ट यहाँ डिफरेंशिएशन का पॉइंट है 7, एक्सप्रेशंस की बात की जाए तो जनरल थिंकिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन वहां आ जाता है फ्यूल में, और ये एक्सप्रेशंस जो टेलर में साइंटिफिक मैनेजमेंट के आ जाते हैं। यानी फ्यूल पूरी तरह से फोकस करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पर, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पे, और टेलर फोकस करते हैं सिर्फ प्रोडक्शन पे। तो ये है दोनों में डिफरेंस टेलर और फ्यूल का। ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि थोड़ा शॉर्ट में था लेकिन एक एक पॉइंट को इसमें कवर किया गया है। आगे और वीडियोस आएंगे बाकी चैप्टर्स के, और भी सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी आएंगे। उसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें दूसरे बच्चों से भी, जो अदर स्कूल्स में अदर सिटीज में भी हैं उनके साथ भी शेयर करें, ताकि इसमें कुछ सब्सक्राइबर इंक्रीज होंगे तो एक मोटिवेशन मिलेगा, काफी बच्चों से साथ कनेक्ट होगा। ये पूरे वीडियोस आप इजीली पढ़ सकते हैं इसके थ्रू। ओके, तो ये था हमारा वीडियो आज के लिए, बस इतना है। बाय। फिर हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।